गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में जो है हम लोग डिजिटल सर्किट को स्टार्ट किए थे, ठीक है। और हम लोग जो है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट से स्टार्ट किए थे। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, ये हमारा आता है एसओपी, ठीक है। हमारा आता है एसओपी। तो एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोजिशन थ्योरम सेकेंड। उसके बाद टॉपिक आता है हमारा एसओपी। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो एसओपी का मतलब क्या होता है समझते हैं ध्यान से। अगर y इज इक्वल टू, अगर फंक्शन है हमारा a, ठीक है, b और ये हमारा हो गया c। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कितना वेरिएबल है, तो आप बोलेंगे 3 वेरिएबल है, a है, b है, c है। तो सपोज इसको अगर हम लोग इस तरीके से कुछ भी हम लिख दिए, जैसे a बार b c प्लस a b बार c प्लस a b c बार प्लस a b c। तो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आपको पीछे से पढ़ना है। पीछे से कहने का मतलब हुआ कि पहले हमको क्या करना है, पहले हमको करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई। उसके बाद हमको करना है सम। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले किया गया है प्रोडक्ट, फिर बाद में किया गया सम। पहले किया गया प्रोडक्ट, बाद में किया गया सम। पहले प्रोडक्ट किए फिर बाद में सम किए। तो इस तरीके से जो है अगर आपको दिया जाएगा तो आपसे पूछेगा कि बताओ ये कौन सा फॉर्म है, तो आपको बताना है कि ये हमारा एसओपी फॉर्म है। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। मतलब पहले वेरिएबल का जो है हमने किया है प्रोडक्ट। जैसे हम बोलेंगे, जैसे आप लोग जानते होंगे, जैसे अगर सपोज एक्स वाई लिखा गया, ठीक है। तो आपको पता है कि कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या है, गुना का साइन है, मतलब मल्टीप्लाई। हम एक्स वाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। तो उसी तरीके से यहाँ पे ए बार बी सी पहले क्या किया गया, पहले प्रोडक्ट किया गया, ठीक है, वेरिएबल का। उसके बाद सम हुआ है, फिर प्रोडक्ट हुआ है, फिर सम हुआ है, फिर प्रोडक्ट हुआ है, फिर सम हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारा फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं एसओपी। और एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कितना जो है आपका जो प्रोडक्ट टर्म है वो कितना है, तो आप बोलेंगे प्रोडक्ट टर्म यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, मतलब टोटल जो है 4 प्रोडक्ट टर्म है। तो अगर इसमें जो है ये हमारा एक प्रोडक्ट टर्म हुआ, ये हमारा एक प्रोडक्ट टर्म हुआ, ये एक हमारा प्रोडक्ट टर्म है और ये हमारा एक प्रोडक्ट टर्म है। तो ये चारों जो प्रोडक्ट टर्म है, अगर हम पूछे कोई भी प्रोडक्ट टर्म का, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज इसको ले लें, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो प्रोडक्ट टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं मीन टर्म। इसको क्या बोलते हैं, मीन टर्म। और मीन टर्म को स्मॉल एम से लिखते हैं, मीन टर्म, ठीक है, मीन टर्म। मीन टर्म, ये हमारा हो गया मीन टर्म। इसको हम लोग जो है स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि बताओ इसमें टोटल कितना मीन टर्म है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, मतलब टोटल जो है 4 मीन टर्म है। इसको भी हम लोग मीन टर्म बोलेंगे, इसको भी हम लोग मीन टर्म बोलेंगे, इसको भी हम लोग मीन टर्म बोलेंगे, और इसको भी हम लोग मीन टर्म बोलेंगे। या तो इसको आप मीन टर्म बोल सकते हैं, नहीं तो इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट टर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट टर्म। प्रोडक्ट टर्म क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट टर्म बोलेंगे, नहीं तो इसको हम लोग बोलेंगे मीन टर्म बोलेंगे। ये सबको क्लियर यहाँ तक। एसओपी का मतलब हो गया हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट। अगर इसमें पूछा जाए कि टोटल मीन टर्म कितना है, तो हम लोग बोलेंगे 4 है टोटल मीन टर्म। या पूछा जाए कि टोटल जो है प्रोडक्ट टर्म कितना है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो है हमारा 4 प्रोडक्ट टर्म है, ठीक है। और मेन टर्म को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट में किसी को अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। पहला पॉइंट में किसी को दिक्कत? नो सर। पहला पॉइंट। अब दूसरा जो पॉइंट कहता है वो हमारा कहता है
इसको कोई जो है सोप मत पढ़ देना, ठीक है, बहुत कोई पढ़ देता है सोप, सोप नहीं पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं एसओपी बोलते हैं, सोप नहीं पढ़ना, इसको बोलेंगे एसओपी, एसओपी का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। तो दूसरा इसका जो है स्टेटमेंट क्या कहता है कि एसओपी फॉर्म, एसओपी फॉर्म इज यूज्ड व्हेन आउटपुट, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं आउटपुट। अगर कहीं पे ऐसे लिखा गया इसका मतलब होता है आउटपुट, और कहीं पे ऐसे लिखा गया इसका मतलब होता है इनपुट। तो दूसरा जो स्टेटमेंट कहता है कि एसओपी फॉर्म इज यूज्ड व्हेन आउटपुट ऑफ ट्रूथ टेबल, आउटपुट ऑफ ट्रूथ टेबल विल बी लॉजिक वन, लॉजिक वन, लॉजिक वन का मतलब होता है हाई और जीरो का मतलब होता है लो, ये हम पहले भी बता चुके हैं इस तरीके से। ये हो गया दूसरा पॉइंट जो है हमारा, ये हो गया, इसको समझते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। ये बोल रहा है कि एसओपी फॉर्म इज यूज्ड व्हेन आउटपुट ऑफ ट्रूथ टेबल विल बी लॉजिक वन। इसका कहने का मतलब है कि एसओपी फॉर्म हम लोग तभी यूज करेंगे जब आउटपुट का जो लॉजिक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो ये वाला जो है याद रखना, आपको जो पूछेगा कि एसओपी हम लोग कब यूज करते हैं, तो आपको बोलना है कि एसओपी तब यूज करेंगे जब आउटपुट ट्रूथ टेबल का जो है आउटपुट कितना होना चाहिए, लॉजिक वन, और वन का मतलब होता है हाई, जीरो का मतलब होता है लो। जैसे यहाँ पे जो है सपोज दो वेरिएबल लिए ए बी, और यहाँ पे लिए सपोज इस तरीके से आउटपुट, ठीक है। तो ये जो है जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ये जो होता है स्टार्ट करेंगे जीरो से, इसको बोलेंगे जीरो, इसको बोलेंगे वन, इसको हम लोग बोलेंगे टू, और इसको हम लोग बोलेंगे थ्री, इस तरीके से, ठीक है। ये जो है आपको हम सिखाएंगे नंबर सिस्टम में, आपको पता होगा, जैसे हम बोलेंगे जीरो, जीरो का मतलब जीरो जीरो, वन का मतलब जीरो वन, टू का मतलब वन जीरो, और थ्री का मतलब होता है वन वन। जैसे यहाँ पे कुछ अपने से जो है कोई लॉजिक जो है अपने से देनी है, ठीक है, अपने से कुछ भी जो है आपको एग्जाम में आ सकता है, हमने अपने से दे दिया, ठीक है। ये टेबल आपको दे दिया गया है और आपको बोलेगा कि इसका जो है आपको एसओपी निकालना है। तो आपको क्या करना है, आउटपुट को देखना है, ठीक है, आउटपुट को देखें, तो जहां जहां वन है, देखिए यहाँ पे आपका वन है और यहाँ पे आपका वन है, ठीक है। क्या बोलता है कि एसओपी फॉर्म इज यूज्ड व्हेन आउटपुट ऑफ ट्रूथ टेबल विल बी लॉजिक वन। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है कि जहां जहां जीरो है वहां पे आपको ए बार लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वन है, मतलब ये वाला जो है हमको देखना है ध्यान से, ये वाला, ये ध्यान से देखना है, और हमारा ये वाला ध्यान से देखना है। तो जहां पे जीरो है, जहां पे जीरो है वहां पे लेना है ए बार। तो जीरो, जीरो का मतलब ए, तो ए की जगह जीरो है तो इसको लेंगे ए बार, और यहाँ पे हो गया बी, ठीक है। यहाँ पे है वन वन, वन का मतलब होता है आपको जो है बार नहीं लेना है, तो ये हमारा हो गया ए और ये हमारा हो गया बी। अब क्या करना है, ये दोनों को सॉल्व करना है। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आपको जो सॉल्व करने आता होगा y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी। तो आप जो है बूलियन एक्सप्रेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग b कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहां से अगर हम लोग b कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस ए बार, और a प्लस ए बार का वैल्यू कितना होता है, a प्लस ए बार का वैल्यू वन होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू इस तरीके से। और अगर हम इसको एसओपी फॉर्म में लिखना चाहेंगे, अगर इसको हम एसओपी फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू, आपको एक साइन देना होगा समीशन का, ठीक है। समीशन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम, इसका मतलब होता है सम, ठीक है। उसके बाद आपको जो है स्मॉल m लिखना होगा, स्मॉल m का मतलब मीन टर्म, और यहाँ पे लिखना होगा इस तरीके से ब्रैकेट, और आपको बताना हो कि कहां पर जो है आपका लॉजिक वन दे रहा है, वन दे रहा है तो क्या है वन, वन है तो थ्री है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन कॉमा थ्री। इस तरीके से जो है आपको सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा वन कॉमा थ्री। और पूछा जाएगा कि इसका जो है आपको बूलियन एक्सप्रेशन निकालना है, तो y इज इक्वल टू बी होगा। किसी को समझने में दिक्कत, एक क्वेश्चन और इसका करवाते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट जो है आपका क्लियर होगा। और जो बच्चा फर्स्ट क्लास किया है
तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। डिजिटल को हल्के में नहीं लेना। कोई बच्चा चाह करके भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता। हाँ, आप मशीन का कर सकते हैं। मशीन में जैसे तैसे, मतलब कि जैसे तैसे कुछ ना कुछ पढ़ के आप जो है मशीन को खुद से पढ़ सकते हैं, पावर सिस्टम भी खुद से पढ़ सकते हैं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी खुद से पढ़ सकते हैं। लेकिन दो का, एक आपका नेटवर्क थ्योरी, एक आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, कोई भी बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता। माइक्रो प्रोसेसर का हो सकता है कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक लाइन में आपका कंसेप्ट छुपा हुआ है। ये सब कोई बच्चा रट पाएगा क्या? आपको क्या लगता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, रट लेगा कोई बच्चा कि कैसे हुआ? नहीं रट पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। तो इसमें जो है किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर से जो है ये वाला जो है आपको पहला लाइन समझ में आ गया होगा, दूसरा लाइन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने जो है अपने से एग्जांपल लिया दो वेरिएबल है। ये हमेशा होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3। तो आपको पता होगा कि लॉजिक हमेशा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये जो आउटपुट आया है हमने अपने से ले लिया 0 1 0 1। आप कुछ भी ले सकते हैं, हम एग्जांपल के लिए ले लिए हैं 0 1 0 1। तो हमको क्या करना है, हमको जो है आउटपुट को देखना है कि ऐसा कौन सा आउटपुट है जिसमें हमारा वैल्यू जो है 1 दे रहा है। तो हमको 2 मिला, ठीक है। तो 2 यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे था 0, यहाँ पे था 1। तो जहां 0 है वहां पे लिखना है ए बार, और जहां 0 नहीं है वहां पे जो है आपको वेरिएबल लिखना है। तो ए बार बी, यहाँ पे दोनों में 1 1 है, तो ए बी, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा y इज इक्वल टू बी आएगा। आप लोग को पता होगा, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल Y इज इक्वल टू समेशन। समेशन का मतलब होता है सम, ठीक है। और ये मीन टर्म का मतलब होता है प्रोडक्ट। मीन टर्म यहाँ पे हो गया, इसका मतलब है प्रोडक्ट। जैसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो है हम लोग जो है प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो 1 3 कैसे लिखे, तो देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे जो है 1 आ रहा है, लॉजिक 1। तो आपका 1 आ रहा है, 1 किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा 1,3। और ये जो स्मॉल m है, स्मॉल m ही आपको बता रहा है कि ये जो आंसर है ये हमारा एसओपी का है, ठीक है। किसी को दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। सर वो 1 3 लिखे हैं तो वहाँ पे 1 1 भी लिख सकते हैं? नहीं, यहाँ पे 1 1 नहीं लिखना है। जैसे मतलब कि आपको लॉजिक कहाँ कहाँ 1 मिला है, ठीक है। आपको लॉजिक कहाँ कहाँ 1 मिला है, तो हमको यहाँ पे 1 मिला है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1। यहाँ पे 1 मिला है तो इसका मतलब क्या हुआ 3। तो आपको आंसर आएगा 1,3, ठीक है। सपोज अगर हमको यहाँ पे 1 मिलता तो हम लिखते हैं 0 1 2 3, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3। अगर सपोज हमको यहाँ पे 1 मिलता तो हम लिखते हैं 0। जहां जहां आपको 1 मिलेगा वहां वहां जो है आपको आंसर लिखना है। कैसे आता है क्वेश्चन अभी जो हम एग्जांपल से आपको समझाएं, ठीक है। और कोई दिक्कत, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं फिर आपको जो है समझ में आएगा अच्छे से। ये सेकेंड चैप्टर जो है आपका और 2 क्लास लगेगा, 2 क्लास में सेकेंड चैप्टर आपका पूरा जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो है हम लोग पहला चैप्टर को पढ़ेंगे, या जो आप लोग बोलेंगे वही पढ़ेंगे। ये सब पहले इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि सबसे आसान ये वाला है, और जिसको ये समझ में नहीं आया तो दिक्कत होगा आगे। जैसे एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आता कैसे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे देता है वो आप लोग समझना ध्यान से। जैसे y इज इक्वल टू, y जो है फंक्शन है a कॉमा b का, y फंक्शन है a कॉमा b का। तो यहाँ पे दिया है आपका समीशन स्मॉल m 0 2 3 इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। अब इस जो है आपको इसको जो है सॉल्व करना है। इसका आपको बताना है बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो है आंसर दे दिया, आपको बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे 2 चीज ध्यान देना। पहला पहला ध्यान देना कि यहाँ पे क्या है, स्मॉल m है कि कैपिटल m है। अगर कैपिटल M होगा तो उसका मतलब होता है POS, प्रोडक्ट ऑफ सम। लेकिन यहाँ पे स्मॉल m दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एसओपी का क्वेश्चन है, ठीक है। एसओपी का क्वेश्चन है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे कितना वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल है ए और बी, मतलब 2 वेरिएबल का हमको बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है 0 2 3,
तो एसओपी का मतलब क्या हुआ? एसओपी का मतलब हुआ कि जहां पे आउटपुट 1 मिल रहा है वहीं पे हम लोग एसओपी यूज करते हैं। तो 1 कहाँ कहाँ मिलेगा? 1 जो है 0 में मिलेगा, 1 जो है 2 में मिलेगा, 1 जो है 3 में मिलेगा। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हमको पता चला कि ये जो है एसओपी का क्वेश्चन है। कैसे पता चला? स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब होता है मीन टर्म। यहाँ पे कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉप किए ए, यहाँ पे हो गया बी, और यहाँ पे जो है आउटपुट मिलेगा इस तरीके से। अगर 2 वेरिएबल है तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होता है? 2 के पावर में n। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरीके से आ गया। ठीक है, 1 कहाँ कहाँ मिलेगा बोल रहा है। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है 0, ठीक है, इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 2, और इसका मतलब होता है 3, इस तरीके से। ठीक है, 0 कहाँ कहाँ मिलेगा? 0 2 3, यहाँ पे मिलेगा 1। तो 0 यहाँ पे था तो यहाँ पे लिख दिए 1, फिर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिख दिए 1, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिख दिए 0, और जो बच गया उसको अपने मन से लिख दिए तरीके से 0 लिख दिए। ठीक है, अब जो है आपको कहाँ कहाँ निकालना है? आपको यहाँ पे निकालना होगा, यहाँ पे निकालना होगा, आपको जो है यहाँ पे निकालना होगा। तो जहां जहां 0 है वहां पे लेना है कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग बताओ? ऊपर में क्या लिखे? ए बार बी बार लिख दे इस तरीके से, ए बार बी बार। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग बताओ? दूसरा में क्या लिखे? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ पहले। आ रहा है। क्या लिखे इसको? क्या लिखे? जैसे 1 0, इसको क्या लिखेंगे इस तरीके से? एसओपी फॉर्म में क्या लिखें? हम यहाँ पे लिख दें ए बार बी बार। तो यहाँ पे 1 0 को क्या लिखें? ए बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए, और यहाँ लिखेंगे बी बार लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, 1 1 है तो इसका क्या लिखेंगे? ए बी। ध्यान से समझना, जहां जहां 0 है वहां पे लिया जाता है कॉम्प्लीमेंट। किसमें? एसओपी में। तो यहाँ पे था 0, तो देखिए यहाँ पे ए बार बी बार लिखे। बार या कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम चीज है। यहाँ पे जो है 1 0, तो हम यहाँ पे लिखे ए बी बार। 1 1 मतलब ए बी। अब जो है इसका हमको निकालना है बूलियन एक्सप्रेशन, क्योंकि ये जो है आंसर दिया हुआ है और बूलियन एक्सप्रेशन पूछ रहा है। कभी कभार आपको क्या करेगा, बूलियन एक्सप्रेशन दे देगा और आपसे आंसर पूछेगा, तो वो आपको हम सिखाएंगे ये मैथ में। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। आपको सॉल्व करना आता ही है, ये तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी। इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व करने तो आप लोग को आता ही होगा। इसको सॉल्व करें, क्या है आंसर? ए बार, यहाँ पे हो गया बी बार। यहाँ से जो है ए को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर ए को कॉमन लेंगे क्या बचेगा ब्रैकेट में? ब्रैकेट में बचेगा बी प्लस बी बार। और आप लोग को बोले थे कि ए प्लस ए बार हो या बी प्लस बी बार हो, इसका आंसर जो होता है ये होता है 1। तो ये जो है आपका बन गया ए प्लस ए बार बी बार। यहाँ पे जो है आपका थ्योरम यूज होगा, यहाँ पे आपका थ्योरम यूज होगा। तो थ्योरम क्या बोलेगा? ए प्लस ए बार, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी बार। इसका वैल्यू होता है 1, तो आंसर आ जाएगा ए प्लस बी बार। तो ये जो है हमारा क्या हो गया? ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इसीलिए हम आपको बोले थे कि थ्योरम आपको अच्छे से पढ़ना है। मतलब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब तक पढ़ेंगे तब तक आपको ऐसा सॉल्व करने एक बार नहीं पूरा सब्जेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए ये सब में कमांड होना चाहिए। ठीक है, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बताओ। और एक एक टॉपिक नो को हम सर। बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ा रहे हैं कि अगर कोई बच्चा कम से कम जितना हम पढ़ा रहे हैं अगर उतना भी अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपका मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है खुद से। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करवाएंगे क्लास में कि क्वेश्चंस जो है कैसे आते हैं। उसके बाद एक टर्म होता है जिसका नाम है कैनोनिकल फॉर्म। इतना डिटेल में कॉलेज में पढ़ा देगा जी? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं इतना डिटेल में पढ़ा देगा, क्योंकि हम भी पढ़े तो हमको भी पता है। हाँ, पढ़ाई होगा लेकिन एक तरह का नहीं होता है, जैसे जैसे प्राइवेट स्कूलों में चल जाए, प्राइवेट कॉलेज स्कूल में, तो प्राइवेट वाले स्कूल में क्या क्या फोर्स किया जाता है
एक सर्वे बताता है आईआईटी कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं होता है, आईआईटी कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं होता, तो डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ाई होगा। कोई भी कॉलेज का आप पूछ लीजिए, पढ़ाई होगा, लेकिन जैसे तैसे आएगा, ठीक है, जैसे तैसे कुछ भी पढ़ा के आपको जो है निकल दिया जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई थोड़ी ना बोल सकता है, तो ये फैक्ट है, लेकिन बच्चा नहीं समझता है। हाँ, जो भी पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, रेगुलरली पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, आपका जो है सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी भी अगर रेगुलर भी करेंगे तो भी आपका चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं कोचिंग वगैरह पढ़ने का। सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन रेगुलर वे में कीजिए सेल्फ स्टडी, थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह में भी लेक्चर देखिए, तो आपका जो है काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक टर्म आता है जिसका नाम है कैनोनिकल फॉर्म। जैसे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a कॉमा b, ठीक है, ध्यान से समझना ये होगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a कॉमा b। सर इसका मतलब क्या है, a और b, a और b का मतलब हुआ कि जितना भी टर्म होगा उसमें जो है मैक्सिमम दो ही वेरिएबल होगा। मैक्सिमम कितना वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल होगा। जैसे हम बोलेंगे कि a बार b, ठीक है, प्लस a b बार प्लस a b। तो आपसे पूछेंगे कि बताओ ये कौन सा फॉर्म है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सा फॉर्म है, ये हमारा एसओपी फॉर्म है कि नहीं है, ये हमारा एसओपी फॉर्म है। आपको दिख रहा है ये कौन सा फॉर्म है, ये हमारा एसओपी फॉर्म है, ये हमारा क्या है, एसओपी फॉर्म है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एसओपी फॉर्म है। अगर सपोज हम इसको ए मिटा देंगे और अब आपसे पूछे कि बताओ ये कौन सा फॉर्म है, तो आप बोलेंगे सर ये जो है आपका एसओपी फॉर्म है। लेकिन एक चीज ध्यान से समझना, अगर अगर यहाँ पे दो वेरिएबल है, अगर यहाँ पे दो वेरिएबल है और हर एक का प्रोडक्ट टर्म में अगर दो दो वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी अगर दो है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। इसको बोल सकते हैं क्या कैनोनिकल फॉर्म, नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल है। इसको हम लोग एसओपी बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एसओपी फॉर्म है। अगर यहाँ पे सपोज इस तरीके से हो, ठीक है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a कॉमा b कॉमा c, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कितना वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, तो कम से कम ये जो है आपका तीन वेरिएबल होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल बस लिए ये, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है, चेक किए, यहाँ पे कितना वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, यहाँ पे, हाँ, तीन वेरिएबल, तीन वेरिएबल, तीन वेरिएबल, तीन वेरिएबल। इसका मतलब है कि ये जो है हमारा एसओपी तो है, एसओपी नो डाउट एसओपी तो है, लेकिन ये जो हमारा है इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म, इसको हम लोग बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। नहीं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एसओपी, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एसओपी। तो ये बात ध्यान में रखना, ये हमारा एसओपी फॉर्म है, ठीक है, ये हमारा एसओपी फॉर्म है। लेकिन अगर जो है हमारा वेरिएबल, हर एक टर्म का वेरिएबल अगर सेम होगा तो बोलेंगे ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म है, नहीं तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा एसएसओपी, मतलब स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्म है। ये बोला हम वहां पे नहीं बताएं क्योंकि आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे ये बता रहे हैं। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब होता है कि जितना भी हमारा जो प्रोडक्ट टर्म है उसमें जो है हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे दो वेरिएबल है तो बोलेंगे कि ये हमारा एसओपी फॉर्म है। अगर हम यहाँ पे बी लिख देंगे, अगर हम यहाँ पे बी लिख देंगे तो बोलेंगे दो वेरिएबल, दो वेरिएबल, दो वेरिएबल, और यहाँ भी दो वेरिएबल है, इसका मतलब ये हमारा बन गया कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म हो गया, ठीक है। अभी ये हमारा एसओपी फॉर्म है। ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं, कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, एसएसओपी फॉर्म क्या होता है। इसका जो हम नोट सेंड कर देंगे, मतलब समझना, आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम में कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि क्या होता है तो आपको जो है बताना है, ठीक है। ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं, ये जो है क्या होता है, ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ टर्म। जैसे दूसरा हमारा जो आता है
वो हमारा आता है पीओएस। पीओएस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। बस आप लोग बताते जाना कि हाँ समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं बता सकता, कुछ भी आ सकता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रिकॉर्ड रहा है लास्ट 2 से 3 साल का। कितना भी मतलब आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे दे, लेकिन नेटवर्क थ्योरी और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता, कुछ भी आ सकता है। हाँ, पावर सिस्टम का देंगे आपका मैच कर जाएगा, मशीन का भी मैच कर जाएगा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का भी मैच करेगा, लेकिन यहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये पूरा लॉजिकल है। कैसे पता कि जो है ए बी क्या देगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा है, ये हमारा पीओएस है। और पीओएस में जो पहला पॉइंट है, सपोज y जो है हमारा फंक्शन है आपका a, b, c, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें जो होता है ये हमारा होता है a बार प्लस b प्लस c। ये सब्जेक्ट जो है बहुत जल्दी समझ में आएगा और बहुत जल्दी आप लोग भूल भी जाएंगे, इतना कंफ्यूजन है ये पेपर में। a प्लस b बार प्लस c, a प्लस b प्लस c बार, ये हमारा हो गया a प्लस b प्लस c, ऐसे, ठीक है। तो ये फॉर्म आपका दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, पीछे से पढ़ना है। पीछे से कहने का मतलब हुआ कि पहले क्या करना है, सम करना है, उसके बाद आपको करना है प्रोडक्ट। तो सम का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जोड़ा गया प्लस प्लस, पहले जोड़ा गया फिर इंटू किया, पहले जोड़ा गया फिर इंटू किया, पहले जोड़ा गया फिर इंटू किया। तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा पीओएस फॉर्म है। ये हमारा क्या है, पीओएस फॉर्म है, ठीक है। अब जो है हमको देखना है कि ये जो अगर टर्म होता था तो हम लोग वहां पे क्या बोलते थे, वहां पे हम लोग बोलते थे मिन टर्म, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे बोलेंगे ये हमारा क्या हो गया, मैक्स टर्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मैक्स टर्म। इसको हम लोग बोलते हैं मैक्स टर्म, और इसको जो है हम लोग कैपिटल एम से लिखते हैं, मैक्स टर्म, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म। पूछेंगे इसमें कितना मैक्स टर्म है, तो आप बोलेंगे 4, 1 2 3 4। और अगर इसमें पूछा जाए कि ये हमारा पीओएस तो फॉर्म तो है, तो यहाँ पे कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है हमारा क्या है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। इसको हम लोग बोलेंगे एस पी ओ एस, ये फॉर्म हमारा है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ टर्म। या इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे बोलते थे मैक्स टर्म, और यहाँ पे जो है हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे अच्छा मैक्स टर्म तो हम लिख दिए, यहाँ पे जो है आपका ऐसे ही रहेगा, मैक्स टर्म तो ऑलरेडी हम लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। बस इसमें हमको इतना याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ सम में जो है पहले सम होगा, फिर जो है हमारा प्रोडक्ट होगा, तो वो जो है हमारा पीओएस जो है हो गया। लेकिन अगर हमारा वेरिएबल सभी में सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, आपका क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एस पी ओ एस, मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब ये कैनोनिकल फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया, कैनोनिकल फॉर्म हो गया। कैनोनिकल फॉर्म में आपका जो है वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आया कि नहीं समझ में, कि कंफ्यूजन तो नहीं ना हो रहा है, सोच रहे हैं कि जो है एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा है। ये वाला में किसी को दिक्कत पहला पॉइंट में तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो दूसरा पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं, पीओएस फॉर्म इज यूज्ड when output of truth table will be logic जीरो। जीरो का मतलब क्या हो गया, लो। ये पेपर को अच्छे से पढ़ना है, देखना जितना भी कोई भी स्टूडेंट है ना 4th सेमेस्टर में, आप लोग देखना, ठीक है। अभी तो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा, आप लोग देखना। कोई बच्चा अगर फेल करेगा ना, तो देखिएगा इसी में करेगा और दूसरा में नहीं करेगा, या तो इसमें करेगा। हाँ, नेटवर्क थ्योरी में अगर बच गया बच्चा, तो इसमें ले दे डूब जाएगा, ये पक्का ले दे के डूब जाएगा इसमें।
तो नेटवर्क थ्योरी या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिएगा मैक्सिमम स्टूडेंट का बैक लग जाएगा। रीजन है कि इसको समझ में नहीं आएगा, कौन इतना होशियार बच्चा है जो पढ़ लेगा खुद यहाँ तक समझाने पर। हाँ, यूट्यूब में भी ये वीडियो नहीं मिलेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, आप लोग सर्च मारना यूट्यूब में, उतना अच्छा वीडियो नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ना। तो यहाँ पे बोला गया POS फॉर्म इज यूज्ड व्हेन आउटपुट ऑफ ट्रूथ टेबल विल बी लॉजिक 1। मतलब इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो है एसओपी में लॉजिक 1 होता था तब हम लोग यूज करते थे। यहाँ पे लॉजिक कितना होना चाहिए, यहाँ पे लॉजिक होना चाहिए 0। यहाँ पे लॉजिक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। अब इसको टेबल के थ्रू आप लोग को हम समझाते हैं। टेबल के थ्रू जो है आप लोग को हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो गया ए, यहाँ पे आपका हो गया बी, और यहाँ पे आपका आउटपुट हो गया वाई। तो यहाँ पे हो गया 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरीके से। ठीक है, आपको पता है कि ये हमारा होता है 0, ये हमारा होता है 1, ये होता है 2, और ये हमारा होता है 3। ऐसा क्यों होता है इसको जो है हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लॉजिक जो है कुछ भी ले लेते हैं अपने से, कोई भी गेट का जो है लॉजिक ले लेते हैं अपने से। सपोज हमने अपने से ले लिया 0 1 0 1, अपने से ले लिया। ठीक है, तो अब जो है हमको क्या करना है, आउटपुट को ध्यान से देखना है। तो हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ सम जो है लॉजिक तभी यूज करेंगे जब हमारा आउटपुट आउटपुट का ट्रूथ टेबल जो है 0 होना चाहिए। तो 0 किसमें है, 0 हमारा इसमें है, 0 हमारा इसमें, तो यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो हमको पता था कि एसओपी में हम लोग 0 को क्या लिखते थे, कॉम्प्लीमेंट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे 0 को कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा इस तरीके से, a प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका a बार प्लस बी, इस तरीके से उल्टा, जस्ट उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। अब ये दोनों को सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने तो आप लोग को आता ही होगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करना आप लोग को पता होगा। y इज इक्वल टू आपका हो गया a प्लस बी, और यहाँ पे हो गया आपका a प्लस, इस तरीके से। ये बताओ ये कौन सा थ्योरम से सॉल्व करें, थोड़ा आप लोग से चेक करें कि आप लोग कितना पढ़ते हैं। कौन सा थ्योरम से सॉल्व होगा, थ्योरम का नाम बताइए, कौन सा थ्योरम से सॉल्व होगा। तो रिवीजन करते ही नहीं है। कौन सा थ्योरम से सॉल्व होगा, ये हमारा जो है सॉल्व होगा ट्रांसपोजिशन थ्योरम सेकंड से। तो ये क्या कहता है, ये बोलता है कि आप इंटरनल प्रोडक्ट को गुना कीजिए। ठीक है, और आप जो है एक्सटर्नल प्रोडक्ट, इंटरनल प्रोडक्ट प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल प्रोडक्ट इनटू एक्सटर्नल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इंटरनल प्रोडक्ट में क्या है, ये हमारा हो गया a बार b प्लस ए बी हो गया। ठीक है, यहां से अगर हम लोग a कॉमन निकालना कि यहाँ पे b को कॉमन ले लीजिए, अगर b को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा a प्लस ए बार, और हमको पता है कि a प्लस ए बार कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में टेबल दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ इसका जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन बी है। अगर आप आंसर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू, वहां पे लिखते थे सिग्मा, लेकिन यहाँ पे लिखना होगा पाई, वहां पे लिखते थे स्मॉल m, यहाँ पे लिखना होगा कैपिटल M, और आंसर किसमें, 0, 0 में क्या है, 0, 0 किसमें, 2 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 0,2। ठीक है, ये हमारा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारा होता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। इस तरीके से लिखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पाई m 0,2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है आपको पता होगा, ये जो है जहां भी आपको पाई दिख जाए, ठीक है, जहां भी आपको पाई दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि ये हमारा POS फॉर्म है। तो आप लोग बताओ इसमें किसी को समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं जी, किसी को समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। इसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, बस आप लोग को समझा रहे हैं।
y इज इक्वल टू, बस आप लोगों को क्या समझना है, बस आपको यही ध्यान देना है कि अगर हमारा SOP है, SOP है तो हमको आउटपुट कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, और उसका जो है आउटपुट जो है जहां जहां जीरो है वहां वहां एक कॉम्प्लीमेंट लगाना। इसमें क्या है, जिसका आउटपुट जीरो है, जिसका आउटपुट जीरो है उसी का हमको लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालना है। अब यहाँ पे जिसका जीरो जीरो है उसको हमको a प्लस बी लिखना है। वहां पे लिखते थे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे। ये सब आपको रिवीजन करना होगा, और एक बार नहीं, आपको जो है पर डे रिवीजन करना। आज रिवीजन करेंगे कल भूल जाएंगे, फिर रिवीजन करेंगे फिर भूल जाएंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा जो है टोटल मैथमेटिक्स से समझने वाला है, लॉजिकल है पूरा। ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अरे आप लोग पूछिए जी, ये सब क्वेश्चन जो है इतना आसान नहीं है कि एक बार में कोई बच्चा समझ लिया। एक बार में समझने वाला चीज नहीं है, एक बार जो है बस समझा दिए आप लोग को एकदम धाए धाए समझ में आ गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि अगर ये सब समझ में नहीं आया तो इसके बाद जो है एक मतलब कि सब्जेक्ट है कॉम्बिनेशनल सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का चैप्टर नंबर 3, उसमें हाफ एडर आएगा, फुल एडर आएगा, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि ये सब आपका सेम टू सेम वहीं पे यूज होगा। फिर आपका फ्लिप फ्लॉप आएगा, उसमें यूज समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको पूछना है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा कुछ फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला को आपको याद रखना है। 5 फॉर्मूला जो है आप लोगों को बताएंगे, पांचों फॉर्मूला जो है आपको हो सकता है कि एमसीक्यू में आ सकता है। इसके बाद जो है आपको 5 फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, 5 फॉर्मूला टोटल है, 5 फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। पहला फॉर्मूला, अगर आपका n वेरिएबल है, ठीक है, अगर आपका n वेरिएबल है तो इसमें जो है, अगर आपका n वेरिएबल है तो इसमें पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, अच्छा वेरिएबल का स्पेलिंग गलत लिख दी, वेरिएबल, तो पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। इसको बस याद करना है, ठीक है, डायरेक्ट, इसमें कोई समझने वाला लॉजिक नहीं है, बस फॉर्मूला है। आपको n का वैल्यू एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, आपको डायरेक्ट निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर में n। ठीक है, अगर n वेरिएबल है और आपको एग्जाम में पूछेगा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इफ n इज इक्वल टू 2, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है 2 की पावर में 8। ठीक है, दूसरा होता है आपका मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मीन टर्म या मैक्स टर्म। ठीक है, मीन टर्म या मैक्स टर्म, ये वाला नोट सेंड कर देंगे अच्छे से लिखकर। तो इसका जो आंसर होता है ये भी हमारा होता है 2 की पावर में n होता है। और एक लास्ट है, विथ n वेरिएबल टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, ये सब बस याद करना है आपको, पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो ये होता है 2 के पावर में 2 के पावर में n। ये हमारा 3 फॉर्मूला हो गया। पहला फॉर्मूला कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 2 के पावर में n, आपको याद करना है, डायरेक्ट आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको बोल देगा कि n इज इक्वल टू 4 है तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा, तो आपको फॉर्मूला यूज करना। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मीन टर्म या मैक्स टर्म, इसका भी फॉर्मूला होता है 2 के पावर में n, n का वैल्यू एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये वाला थोड़ा सा याद रखना, इसको जो है पूछता है कभी कभार। ठीक है, ये होता है 2 के पावर में 2 के पावर में n। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूला हो गया, और 2 फॉर्मूला बस आपको यही याद रखना है। ठीक है, तो ये तीनों में किसी को दिक्कत है तो बताओ, ये 3 में जो है किसी को अगर दिक्कत तो बताओ। इसमें जो है, इसमें किसी को दिक्कत है ये सब तो पूछ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बस सिंपल सा जो है आपको याद रखना है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मीन टर्म, मैक्स टर्म 2 के पावर में n, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन 2 के पावर में 2 के पावर में n। अब दूसरा होता है कि मीन टर्म का जो है सम, मीन टर्म का सम जो है कितना होता है, तो मीन टर्म का सम आपका होता है 1, और आपको पूछेगा कि मैक्स टर्म का सम कितना होता है, तो मैक्स टर्म का जो सम होता है वो हमारा होता है 0। इसका जो है प्रॉपर हम जो है आपका नोट सेंड कर देंगे कि मीन टर्म, अभी बताया था कि मीन टर्म में लॉजिक क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मीन टर्म मतलब क्या, SOP, मीन टर्म का मतलब क्या, SOP, और 0 का मतलब क्या, POS। तो ये जो है आपका टोटल 5 फॉर्मूला हो गया। आपको जो है 2 तो हम पहले से बता चुके हैं, तो ये जो है आपको तीनों बस याद करना है। किसी को दिक्कत यहाँ तक, ये वाला पूरा जो है आपका कंसेप्चुअल है, पूरा याद करना होगा, और इसमें जो है दूसरा कोई बात नहीं है। ये हमारा जो है बूलियन एक्सप्रेशन जो है चैप्टर हमारा खत्म होता है, और हम स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट। अरे किसी को दिक्कत है तो बताओ, किसी को दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पे जो है आपका चैप्टर जो है सेकेंड चैप्टर का फिनिश होता है, जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा, और सेकेंड चैप्टर में ही एक टॉपिक है जिसका नाम है लॉजिक गेट्स, वो जो हम स्टार्ट करते हैं। ये बस आप लोग अच्छे से रिवीजन करना, जहां भी समझ में ना आए तो आप लोग जो है पूछना। ठीक है, सेकेंड चैप्टर का जो नाम है, सेकेंड चैप्टर का नाम है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट। तो बूलियन अलजेब्रा जो है खत्म हो गया है, और हमारा जो है लॉजिक गेट जो है स्टार्ट होता है। लॉजिक गेट्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स में जो है सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि गेट जो है कितना तरह का होता है। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाएगा गेट कितना तरह का होता है। ये आपको नहीं पूछा कि बताओ लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसका नाम ही है लॉजिक गेट, तो ऐसा कोई डिफिनेशन पूछता नहीं है। ठीक है, तो लॉजिक गेट जो है हमारा 3 तरह का होता है। ठीक है, इस तरीके से एक जो है, एक हमारा होता है बेसिक गेट, एक हमारा हो गया बेसिक गेट, ये सब आप लोग कॉलेज में पढ़े होंगे। एक हमारा होता है बेसिक गेट, और दूसरा हमारा होता है यूनिवर्सल गेट। ये हमारा होता है यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। और तीसरा जो होता है ये हमारा होता है स्पेशल पर्पस गेट, स्पेशल। ये सब पढ़े कि नहीं आप लोग, ये बताओ, स्पेशल पर्पस गेट। तो सबसे पहले पूछा जाए कि बताओ गेट कितना तरह का होता है, तो आपको बोलना है कि गेट 3 तरह का होता है। कौन कौन सा गेट होता है, एक होता है बेसिक गेट, एक होता है यूनिवर्सल गेट, और एक होता है स्पेशल पर्पस गेट। तो बेसिक गेट का जो है 3 गेट होता है। बेसिक गेट में कितना गेट होता है, 3 गेट होता है। पहला होता है नॉट, फिर होता है हमारा एंड, और फिर हमारा होता है और। ये हमारा हो गया बेसिक गेट का एग्जांपल। ये 3 गेट होता है बेसिक गेट में। आपको जो है पूछा जाएगा कि और जो है कौन सा गेट का एग्जांपल है, तो आपको बोलना है बेसिक गेट। यूनिवर्सल गेट में 2 गेट होता है, एक हमारा होता है नैंड गेट। ठीक है, बहुत पूछता है एग्जाम में नैंड, और एक हमारा होता है नॉर। अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आपको इंटरव्यू में भर भर के क्वेश्चन पूछेगा, पूछ लेगा कि यूनिवर्सल गेट का एग्जांपल बताइए, तो आपको बोलना है नैंड, और एक है और। स्पेशल पर्पस गेट में भी 2 गेट है, एक का नाम है एक्सॉर। ठीक है, इसका हम फुल फॉर्म आप लोग को लिखवाएंगे। एक्सॉर का मतलब होता है एक्सक्लूसिव और गेट, तो ये सब हम बताएंगे। और एक हमारा होता है एक्सनॉर। अभी आपको एग्जांपल याद रखना है, ये हमारा वही। ठीक है, तो लॉजिक गेट कितना तरह का होता है, 3 गेट होता है। एक हमारा होता है बेसिक गेट, एक होता है यूनिवर्सल गेट, एक होता है स्पेशल पर्पस गेट। आपसे पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल गेट का जो है एग्जांपल बताना, तो आप बोलेंगे नैंड गेट, आपको बोलना है नॉर गेट। स्पेशल पर्पस गेट का एग्जांपल बताना है एक्सॉर, एक्सनॉर। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है एक्सॉर, कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। ठीक है, ये भी सही है, और कहीं कहीं आपको जो है ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। EX का मतलब होता है एक्सक्लूसिव, ये सब आपको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, बेसिक गेट कौन कौन सा होता है, नॉट होता है, और होता है, और आपका एंड होता है। तो सबसे पहले बेसिक गेट क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि बेसिक गेट क्या होता है। तो बेसिक गेट का मतलब होता है ये गेट जो है किसी से मिलकर नहीं बना हुआ होता है,
ये गेट जो है किसी से मिलकर बना हुआ नहीं होता है। और यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब होता है, क्या होता है यूनिवर्सल का मतलब? जैसे अगर हम बात करें कि नैंड, नैंड का मतलब क्या होता है? नैंड का मतलब होता है नॉट प्लस एंड इज इक्वल टू नैंड। नॉर का मतलब क्या होता है? नॉर का मतलब होता है नॉट प्लस और गेट, इसको बोलते हैं नॉर गेट। तो आपसे जो है सेमेस्टर एग्जाम में कभी कभार 2 मार्क्स का पूछा जाता है कि व्हाई नैंड एंड नॉर गेट आर यूनिवर्सल गेट। हम लोग जो है नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, ये वाला पूछा जाता है इंटरव्यू में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट को। तो आपको बताना है कि देखिए नैंड गेट, नैंड गेट का मतलब क्या होता है? नॉट प्लस एंड। नॉर का मतलब क्या होता है? नॉट प्लस और। मतलब यूनिवर्सल गेट का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल गेट का हम यूज करके हम लोग जो है बेसिक गेट को बना सकते हैं। यूनिवर्सल गेट का यूज करके हम लोग जो है कोई भी गेट को बना सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो ये फिर स्पेशल पर्पस गेट क्या होता है? स्पेशल पर्पस गेट का मतलब होता है कि इसका जो है, जो इसका जो प्रॉपर्टी है वो इसमें भी मैच नहीं करता है, इसमें भी मैच नहीं करता है, इसका जो है एक अलग प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसको एक अलग जो है अलग कैटेगरी में इसको रखा गया है। बेसिक गेट जो किसी भी गेट से मिलकर नहीं बना हुआ है। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल गेट का यूज करके हम कोई भी गेट को बना सकते हैं। तो इसमें एग्जाम में आपको पूछेगा एग्जांपल, बेसिक गेट का एग्जांपल बताओ, यूनिवर्सल गेट का एग्जांपल बताओ, स्पेशल पर्पस गेट का एग्जांपल बताओ। सेमेस्टर एग्जाम में क्या करता है? सेमेस्टर एग्जाम में बोल देगा कि नैंड और नॉर का आपको जो है पूरा जो है एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द यूनिवर्सल गेट, जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। नहीं तो एग्जाम में बोल देगा कि नॉट एंड और को पूरा एक्सप्लेन करना है, एक्स और एक्स नॉट को पूरा एक्सप्लेन करना है। और यहाँ से जो है कभी कभार, यहाँ से कभी कभार जैसे आप इंटरव्यू वगैरह में जाइएगा तो अगर कोई वहां पे प्रोफेसर एचआर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से है तो वो जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बोल देगा कि बताओ एक्स और का सर्किट डायग्राम बना के दिखाओ, इसका सिंबल क्या होता है, एक्स नॉर का सिंबल क्या होता है ये बताओ। नहीं तो बोल देगा कि नैंड का सिंबल हमको बना के दिखाइए, नॉर का सिंबल हमको बना के दिखाइए। तो ये जो है मतलब अगर कोई मतलब कि कोई एचआर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से, तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बताइए। किसी को दिक्कत यहाँ पे? अरे यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बताइए जी फटाफट। क्या हो रहा है जी? किसी को दिक्कत? आप लोग तो कुछ पूछते ही नहीं है। ये यहाँ तक सबको समझ में आया है कि नहीं आया? यहाँ ये हमारा बेसिक गेट हो गया, ये हमारा यूनिवर्सल गेट, ये हमारा स्पेशल पर्पस गेट। आपको क्या करना है? एग्जांपल्स को याद करना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करते हैं। अभी जो है जूनियर का क्लास है और 6 बज चुका है ऑलरेडी। तो फिर हम लोग मिलते हैं 7 बजे ट्रांसफार्मर का बेसिक लेवल। ठीक है, यहाँ तक सभी को अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में ये सब हम लोग जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर 7 बजे मिलते हैं। अभी जूनियर का क्लास है। और आप लोग पूछा कीजिए जी, आप लोग को बार बार हम बोल रहे हैं कि जो है पूछिए पूछिए, लेकिन आप लोग पूछते नहीं है। यहाँ तक सभी को रिवाइज करके रखना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।